नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को देखा कि किस प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा शुरू होती है। यानी कि अगर हिंदी साहित्य के बारे में हमें कुछ जानना हो, उसका गहन अध्ययन करना हो, तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वह क्या है? वह उसका इतिहास है। यानी कि हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास किसी भी, जैसे किसी देश के बारे में ही जानना हो और उसके जो बीते युग हैं उन समय के प्रवृत्तियों को या फिर उस समय के समाज को, उस समय की परिस्थितियों को जानना हो, तो हम कैसे जानेंगे? हम वहाँ के इतिहास को पढ़ेंगे तो ही हम जान सकते हैं। यानी कि भारत में जैसे हम लोगों का तो जन्म अब हुआ है और इसके पहले न जाने क्या क्या घटनाएं घटित हो चुकी हैं भारतवर्ष में, जो कि हम लोग के आँखों के सामने तो नहीं गुजरा, हम लोग नहीं देखे। तो ऐसा तो नहीं ना कि वो सारी चीज़ें हैं नहीं, वो हुई हैं, लेकिन वो हुई हैं तो उसको जानने के लिए हम कैसे जानेंगे? अगर हमारे माता पिता भी हमें कुछ बताते हैं तो अपने काल की कहानी बताएंगे, लेकिन उनके भी पहले की अगर कालखंड की कहानी जाननी हो तो हमें कहीं न कहीं भारत के इतिहास के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। तभी हम भारत के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। वैसे ही हमें जब किसी भाषा के बारे में जानना हो तो उस भाषा के इतिहास को पढ़ना पड़ता है। और हम हिंदी साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में क्या होता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने उसके लेखन की परंपरा देखी कि किस प्रकार से गारसा दत्तासी ने सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हिंदी के साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और उसके बाद हिंदी के कुछ विद्वान और अंग्रेजी के विद्वान, फारसी के विद्वान भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयत्न किए और इस तरह से हमने पूरी परंपरा को देखा। अब आज की कक्षा में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमारे बहुत महत्वपूर्ण पाठ है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए पहले तो हमने लेखन की परंपरा देख ली, लेकिन इतिहास लेखन की परंपरा के बाद वो जो यानी कि हिंदी साहित्य में हमने जब इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि कुछ विद्वानों ने उसके नामकरण करने का प्रयास किया, कुछ ने काल विभाजन करने का प्रयास किया। यानी कि जो हमारा हिंदी का अब तक यानी कि 900 वर्षों का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों के द्वारा कई कालखंडों में विभाजित किया गया। तो उन कालखंडों का हम विभाजन देखेंगे, यानी कि काल विभाजन किस सन से लेके किस सन के समय को किस नाम से अभिहित किया गया और किस प्रकार से उन्हें विभाजित किया गया, उसका नामकरण क्या हुआ, ये हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काल विभाजन पढ़ने से भी पहले हम उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि काल विभाजन, हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, उसके बाद काल विभाजन की आवश्यकता और काल विभाजन का आधार, ये तीनों पॉइंट हम देखेंगे। हम सबसे पहले ये हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि यानी काल विभाजन की पृष्ठभूमि क्या रही, किस पृष्ठभूमि के आधार पे ये काल विभाजन किया गया। यानी कि जैसे कि हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो कुछ विद्वानों ने 1050 ईस्वी से के समय से और अब तक के समय को लिया है अपने हिंदी साहित्य में, और कुछ विद्वानों ने 7वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को माना है। तो ऐसे में जो 7वीं शताब्दी है, उस समय हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि आपने सुना होगा कि हमारे भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी एक महमूद गजनवी आया था। तो महमूद गजनवी जो आया था, किस तरह से हमारे यहाँ लूटपाट किया या फिर जो कुछ भी किया, तो उसके समय से यानी कि और हिंदी भाषा के विकास को देखते हैं। उसके पहले संस्कृत युग था, वैदिक युग में संस्कृत था, संस्कृत के बाद पाली आती है, प्राकृत आता है, और प्राकृत भाषा के बाद किस तरह से अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा आती है, और इन अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाओं से होती हुई हमारी हिंदी का विकास होता है, हिंदी की रचनाएं शुरू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि ये किस तरह से भाषा परिवर्तित होती है, और भाषा परिवर्तित होती है, साहित्य रचनाएं। उसके पहले जो 7वीं सदी है या 1050 की सदी है, उसके पहले
किस भाषा में रचनाएं होती थी, साहित्य जो लिखे जा रहे थे किस आधार पे लिखे जा रहे थे। तो उस समय के जो साहित्य थे वो उस समय की भाषा जो वर्तमान भाषा थी प्राकृत और अपभ्रंश की भाषाएं, उसमें कई प्रकार के रचनाकार आते हैं, जैन, सिद्धनाथ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और अब हम ये देखते हैं कि काल विभाजन, यानी कि जो काल विभाजन है इसका आधार क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो हम काल विभाजन की आवश्यकता में देखते हैं कि काल विभाजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि हम पूरे साहित्य का समग्र अध्ययन भी तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं था ना कि कालों में बांटा जाए। हम वहीं 7वीं सदी या 1050 ईस्वी सन या संवत विक्रम संवत से पढ़ना शुरू करते और अब तक के इतिहास को पढ़ लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। किंतु विभाजन की आवश्यकता पड़ी क्यों, और किसी भी साहित्य के या किसी भी इतिहास के समय सीमा को एक निर्धारित कालखंडों में बांटना क्यों ज़रूरी होता है, इसके विषय में एक विद्वान है रेने वेलेक नामक विद्वान ने एक परिभाषा प्रस्तुत की। जो रेने वेलेक हैं, रेने वेलेक कहते हैं कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है, इससे संबंधित वो अपनी परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि काल विभाजन के बिना साहित्य का इतिहास घटनाओं, साहित्य का जो इतिहास है घटनाओं की अर्थव्यवस्था का समूह, मनमाना नामकरण और साहित्य का दिशाहीन प्रवाह हो जाता है। अर्थात रेने वेलेक ने क्या कहा, रेने वेलेक नामक विद्वान ने ये कहा कि ये बताया कि हमें किसी भी साहित्य के इतिहास को काल खंडों में या काल विभाजन करने की आवश्यकता क्यों होती है, यानी क्यों ज़रूरी है कि हमें साहित्य को कालखंडों में विभाजित किया जाए। तो उन्होंने बताया कि काल विभाजन के बिना साहित्य जो है घटनाओं की अर्थव्यवस्था का समूह, यानी कि हम अगर काल विभाजन नहीं है तो हम घटनाओं का एक समूह के रूप में देखते हैं। उस समय की युगीन प्रवृत्तियाँ क्या रहीं, परिस्थितियाँ क्या रहीं, उस समय का राजनीतिक परिवेश क्या रहा, सांस्कृतिक परिवेश, धार्मिक परिवेश और सामाजिक परिवेश किस प्रकार से रहा, और साहित्य की उत्तरोत्तर विकासावस्था किस प्रकार से होती गई, यानी कि साहित्य किस प्रकार से विकसित होता गया, परिवर्तित होता गया, ये हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो एक घटनाओं का समूह हो जाएगा कि ये घटना घटी, फिर उसके बाद ये घटना घट गई, फिर ये घटना घट गई, ये भी घटना घटी, हम ऐसे बताएंगे। यानी कि क्रम नहीं होगा, क्रमबद्धता नहीं होगी, वो घटनाओं का समूह हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था का समूह हो जाएगा। इसलिए हमें काल विभाजन जरूरी है। और दूसरा क्या बताया उन्होंने, मनमाना नामकरण। यदि किसी साहित्य के इतिहास को अगर उसका काल विभाजन नहीं किया जाता, उसे खंडों में विभाजित करके उसका नामकरण नहीं कर दिया जाता, तो कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी विद्वान आएगा, कोई भी विद्यार्थी आएगा, वो अपने अनुसार उसका नामकरण कर लेगा। यानी कि हमें जो अच्छा नाम लगा हमने वही नाम रख लिया। आपको मन में आया कि आप इस किसी भी इतिहास का या उसकी समय सीमा का गोगो नाम रख लें, तो आपने गोगो रख लिया। गोगो का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन मनमाना नामकरण न हो इसके लिए हमें क्या है, हमें ज़रूरी है कि हम उसका काल विभाजन करें और नामकरण करें। जब हम गोगो करेंगे, नामकरण कर दिए आप, तो उसमें क्या हुआ, किसी प्रवृत्ति का, साहित्यिक प्रवृत्ति या सांस्कृतिक प्रवृत्ति, राजनीतिक परिवेश का बोध नहीं हो रहा है। उसमें क्या है, एक मनमाना तरीका है, भाई हमें मन किया, हमने स्वीटी रख लिया, हमने कुछ भी नाम रख लिया। परंतु ऐसा न हो इसके लिए हमें उसका साहित्य का, यानी कि साहित्य का जो विभाजन होता है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पे, उस समय की युगीन परिस्थितियों के आधार पे, सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक आंदोलनों के आधार पे हम नामकरण करते हैं, और साहित्य का विकास भी उसी क्रम में होता है। तो हम कोई व्यक्ति मनमाना नामकरण न करे, बल्कि जो आवश्यक है किसी कालखंड के या किसी काल के नामकरण के विषय में जो आवश्यक बातें होती हैं, कुछ आवश्यक मुद्दे जो हैं, हम उनको ध्यान में रखते हुए ही हम नामकरण करें। इसलिए हमें काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता होती है। और क्या बताया इन्होंने, साहित्य का दिशाहीन प्रवाह हो जाता है। यानी कि साहित्य किस दिशा में जा रहा है हमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाता अगर हम किसी साहित्य का हम काल विभाजन नहीं करते, उसका नामकरण नहीं करते हैं, तो क्या होता है, दिशाहीन प्रवाह हो जाता है। यानी कि वह किस दिशा में हमारा साहित्य जा रहा है, यानी कि किस समय सीमा तक कौन सी परिस्थिति रही और उस समय की साहित्यिक अभिवृत्तियाँ क्या रही हैं, फिर उसके बाद कौन सी प्रवृत्ति आती है, उत्तरोत्तर साहित्य किस तरह से किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, ये हम नहीं जान पाते। वो दिशाहीन, यानी कि बिना लगाम किसी भी दिशा में हमें मन किया, जैसे हम आधुनिक काल
को बाद में मानते हैं कि आधुनिक काल बाद में आता है, सबसे बाद का जो है कालखंड वो आधुनिक काल है। हमारा मन किया, हमने कह दिया कि नहीं आधुनिक काल पहले आया, आदिकाल बाद में आया। तो ये क्या है, ये दिशाहीन प्रवाह हो जाएगा ना, क्योंकि जब जो साहित्य होता है ना उसका निरंतर विकास होता है, वो विकास के क्रम में चलता है। और जैसा कि आपने परिभाषा पढ़ा है साहित्य की, कि साहित्य मनुष्य की या जनता के चित्तवृत्ति का सहज विकास होता है निरंतर, यानी कि विकास होता है, संचित प्रतिबिंब होता है। ये सारी परिभाषाएं आपने पढ़ा। तो मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ सब बदलती रहती हैं, और मनुष्य का चित्त भी वैसे वैसे बदलता रहता है। तो हमारा जो साहित्य होता है, यानी कि जो भी कवि होंगे, जो रचनाकार होंगे, उनका चित्त भी उसी तरह से परिवर्तित होगा। तो समाज में क्या होता है, समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे हमारा साहित्य क्या होता है, प्रभावित होता है। और जब साहित्य प्रभावित होता है तो समाज के लोगों की जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वह भी, और उनकी विचारधाराएं वो सब बदलती जाती हैं, और वो बदलती रहती हैं, उसी के अनुरूप हमारे साहित्य की सर्जना होती रहती है। तो इसलिए हमें क्या होगा, हमें काल विभाजन और नामकरण करना आवश्यक होता है, उसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी। और क्या है, इसके अलावा ये तो हो गई विद्वान रेने वेलेक की परिभाषा। और हम उस तरह से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि और क्यों हमें इस काल विभाजन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अध्ययन की सुविधा के लिए, सबसे पहला क्या है इसकी आवश्यकता, अध्ययन की सुविधा, यानी कि हम एक क्रम में अध्ययन कर सकते हैं। जब काल विभाजन हुआ रहेगा तो किसी भी साहित्य का जब काल विभाजन कर दिया जाता है तो हम एक क्रम से अध्ययन करते जाते हैं, यानी कि 7वीं सदी के बाद 8वीं, 8वीं के बाद 9वीं, 9वीं के बाद 10वीं, और ऐसे करके आदिकाल उसका नामकरण किया गया। तो आदिकाल का हमने अध्ययन कर लिया, फिर मध्यकाल का किया, फिर आधुनिक काल का किया। तो ये क्या है, ये अध्ययन के लिए सुविधा हो गया, यानी कि किस समय सीमा तक कौन सा कालखंड रहा, किस समय सीमा तक कौन सा कालखंड रहा, उस अध्ययन के लिए, उसकी सुविधा के लिए हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है, फिर दूसरा रीजन है, दूसरा कारण क्या है, दूसरी आवश्यकता क्या है कि उस समय काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों को जानने के लिए, यानी कि जैसे आदिकाल हमारा आता है, तो आदिकाल में कौन कौन सी साहित्यिक प्रवृत्तियां रही हैं, किस आधार पर उसका नामकरण आदिकाल किया गया, और उस समय में कैसी किन किन प्रकार की रचनाएं होती थीं। जो भी विद्वान थे, जैसे नाथ आए, सिद्ध आए, रासो आए, जैन आए, तो ये किस प्रकार की रचनाएं कर रहे थे, यानी उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थी, किस प्रवृत्ति के आधार पे वो ऐसी रचनाएं कर रहे थे। जैसे आप साहित्यिक प्रवृत्तियों में देखते हैं कि जो जैन आचार्य लोग थे, स्वयंभू को माना जाता है ना, कि अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू ने एक रचना लिखी पौमचर्यु, और पौमचर्यु में उन्होंने क्या दिखाया है, वो राम कथा लिखी है। इसीलिए हिंदी साहित्य में स्वयंभू को जो है क्या कहते हैं, स्वयंभू को अपभ्रंश का या वाल्मीकि भी कहा जाता है, यानी कि हिंदी का वाल्मीकि ने जो संस्कृत में रामायण लिखी थी, तुलसीदास ने हिंदी में रामचरितमानस लिखा, वैसे ही स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखा, और पौमचर्यु में क्या लिखा, सीताराम की कथा को लिखा। और उस कथा में क्या, उस समय की जो प्रवृत्तियाँ थी, यानी कि प्राकृत भाषा का और जैन धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, तो प्राकृत भाषा थी, किंतु उन्होंने प्राकृत भाषा में रचनाएं नहीं की। उन्होंने उस समय जो विद्यमान वर्तमान लोक भाषा थी, यानी कि जो अपभ्रंश नामक लोक भाषा थी, उस लोक भाषा में वो अपनी रचना करते हैं ताकि वो आम जनता तक वो पहुंच सके। और जैन आचार्य थे, तो अब उन्हें जैन धर्म की श्रेष्ठता को भी दिखाना था, इसलिए पौमचर्यु में क्या किया है, उन्होंने राम को भी एक समय सीमा के बाद जैन धर्म में दीक्षित होते हुए दिखाया है। सीता को भी दिखाता है कि सीता भी अंत में जा कर के जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो ये क्या है, उस समय की युगीन परिस्थितियाँ थी, प्रवृत्तियाँ थी, यानी साहित्यिक प्रवृत्ति थी। फिर नाथ आते हैं, तो नाथ क्या कहते हैं कि इड़ा पिंगला की बात करते हैं, हठ साधना की बात करते हैं, नारी से दूर रहने की बात करते हैं, यानी कि जो नारी सिद्धों के यहाँ भोग की वस्तु बन चुकी थी, उस नारी को वो उससे बचने की, यानी आचरण की शुद्धता की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया उनको, यानी कि ये उस समय की युगीन परिस्थितियाँ थी और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी। तो हम उसको अगर जानना चाहते हैं तो हमें काल विभाजन और उसका नामकरण ज़रूरी हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए, यानी कि साहित्य क्या है, साहित्य
जो हैं वो, जैसे जो समाज है निरंतर परिवर्तनशील है, तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है समाज में, तो उस समय के साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी बदल रही हैं, लोगों की मानसिकताएं बदल रही हैं, विचारधाराएं बदल रही हैं। कभी लोगों के यहाँ युद्ध की बातें होती हैं, युद्ध की रीतियाँ अपनाई जाती हैं, कभी भक्ति की बातें आप देखने को मिलता है पूरे हिंदी साहित्य में, कभी कभी श्रृंगार की भावना देखने को मिलता है। तो रीति युगीन साहित्य हम देखते हैं कि श्रृंगारिक भावनाएं आ जाती हैं। राजाओं महाराजाओं के यहाँ लोग रह के नायिका भेद का वर्णन करते हैं, नायिका की या किसी स्त्री का नक्सिक वर्णन करते हैं, तो श्रृंगारिक कविताएं लिखते हैं। तो ये क्या है, ये उसका जो ढंग है, यानी कि उसमें बदलता रहता है, यानी कि उसको समझने के लिए जो साहित्य का सही ढंग है उसको समझने के लिए हम क्या जरूरी है, क्या काल विभाजन जरूरी है। फिर चौथे नंबर पे आता है साहित्य के विकास की दिशा को प्रभावित करने वाले तत्वों को जानने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि कभी क्या होता है साहित्य में, कभी आप देखते हैं कि युद्ध की बातें हो रही हैं, तो कोई विरहिणी कह रही है कि लज्जेजम वयम से हो जय भग्गा घर, भल्ला हुआ जो मारिया वह महारा कंतु, लज्जेजम वयम से हो जय भग्गा घर एंतु, यानी कि उस समय वीरतापूर्ण बातें कही जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 बरस लौ कूकर जिए और 13 लौ जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, यानी कि वीरतापूर्ण बातें की जा रही हैं, युद्ध की बातें की जा रही हैं। फिर हम देखते हैं कि कभी भक्ति भावना की बातें की जा रही हैं। कबीरदास, सूरदास और मीरा जैसे भक्त आते हैं, तुलसीदास जैसे भक्त आते हैं, वो भक्ति की भावधारा को प्रवाहित करते हैं और भक्ति में साहित्य की रचना करते हैं। कभी हम देखते हैं कि श्रृंगारिक रचनाएं होने लगती हैं, राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा प्रशस्ति होने लगती है और श्रृंगारपूर्ण रचनाएं होने लगती हैं। और फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं कि और तेज़ी से परिवर्तन होता है, और तेज़ी से परिवर्तन होता है। उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे साहित्यिक आंदोलन चलते हैं, बहुत सारे सामाजिक आंदोलन चलते हैं और राजनीतिक आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन चलते हैं। तो ये क्या है, ये प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं, यानी कि वो साहित्य किस दिशा में जा रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है, उत्तरोत्तर विकास किस दिशा में जा रहा है, ये जानने के लिए, और उसको प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि जो मनुष्य की चित्तवृत्ति है वो प्रभावित भी होती है, किसी बदलती रहती है। बदलने का कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तो उस समय जो प्रभावित करने, यानी विकास को कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उनको जानने के लिए हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि साहित्य में होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए, यानी कि सेम वही है, किस प्रकार से साहित्य में परिवर्तन हो रहा है हम ये जानना चाहते हैं, तो हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर साहित्य के विकास की परंपरा को भली भांति हृदयंगम करने के लिए, यानी कि साहित्य के विकास की जो परंपराएं हैं उसका भली भांति हम उसको हृदयंगम कर लें, यानी कि उस परंपरा को अच्छे से हम समझ लें। समझने के लिए भी ज़रूरी है कि वो उसका काल विभाजन किया जाए, उसका नामकरण किया जाए। फिर अध्येता की सुविधा के लिए सबसे मुख्य पॉइंट है कि अध्येता की सुविधा के लिए, यानी अध्ययन करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अध्ययन हिंदी साहित्य का कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। हमें आवश्यकता पड़ती है उसके नामकरण की। ये क्या हो गया, ये हमारे हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि हो गई और काल विभाजन की आवश्यकता हो गई। आपको बहुत ज़रूरी था कि जैसे हम आदिकाल पढ़ना शुरू करते या हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू करते, काल विभाजन पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी होगा। आपको सीधा सीधा ये काल विभाजन पढ़ा दिया जाता है कि इसके बाद ये विद्वान ने काल विभाजन किया और इन्होंने ये नाम दिया, इन्होंने ये नाम दिया, ऐसे आप पढ़ते जाते हैं। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को, उसकी आवश्यकताओं को नहीं समझते, यानी गहन अध्ययन आप नहीं जब करते हैं, तो क्या होता है कि आपको थोड़ी असुविधा होती है। आप फैक्ट्स तो आपको पता हो जाते हैं, आप फैक्ट्स रट लेते हैं, लेकिन जो उसकी मूल बातें होती हैं, जो उसकी गहराई होती है, इसकी जानकारी आपको नहीं होती है, जो कि आप जब कभी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको समस्या हो जाती है। यानी कि अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपको ये तो पता है कि काल विभाजन क्या है। काल को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है, चारों कालखंडों का आपने नाम बता दिया। लेकिन अगर किसी इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ दिया कि साहित्य के काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर हम ऐसे भी तो अध्ययन कर ही सकते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। हम आपको इसीलिए मैंने अपना चैनल इसीलिए शुरू किया है कि आपको जो कंटेंट दिए जाए ना, बड़े गहराई के साथ दिए जाएं, एक गहराई के साथ उसका विश्लेषण हो, विवेचन हो,
और आपको भी वो चीज़ें अच्छे से आ जाएं। जैसे हम ये कक्षा जो है, ये कक्षा हर विद्यार्थी के लिए, हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास करके जो नेट जेआरएफ के लोग हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या आयोग के द्वारा आयोजित की लोक सेवा आयोग के द्वारा या फिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सहायक आचार्य की जो परीक्षा होती है उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। और भी महत्वपूर्ण है बीए और एमए करने वाले, हिंदी विषय से बीए और एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए। ये सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी परीक्षाओं में तो ये 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, तो उसमें आपको ये मुख्य मुख्य पॉइंट ही अगर आपको पता है तो आप उसको लिखेंगे और आपको अच्छे अंक भी मिल जाएंगे। तो इसलिए अनुरोध है कि जितने भी बीए एमए करने वाले, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सेमेस्टर लागू हुआ है, जो सेमेस्टर की परीक्षाएं उनकी होती हैं, उन सेमेस्टर की परीक्षाओं में ये सारे टॉपिक्स एक एक करके ऐसे रखे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्हें पढ़ना है तो आप चीज़ों को गहराई से अभी से समझते जाएंगे। और जब एमए करके निकलेंगे तो आपको नेट जेआरएफ की तैयारी अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी अभी से हो जाएगी। और जो नेट जेआरएफ करने वाले हैं, जैसे अभी नेट का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए, बहुत खुश हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल भी हुए, नहीं पास हुए। तो उन विद्यार्थियों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उन विद्यार्थियों को ज़रूरत है यह चैनल पुष्पोम एजुकेशन सब्सक्राइब करने की और इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके पूरे अच्छे से तैयारी करने की, विषय को गहराई से समझने की, ताकि जो जून माह में जो परीक्षा आयोजित कराई जाती है उस परीक्षा में जब वो बैठें, आगामी नेट जेआरएफ की परीक्षा में या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में जब वो बैठें तो वो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। इसके लिए ज़रूरी है, और बीएमए वाले विद्यार्थी के लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही आप टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें भी, अब तो टीजीटी में इंटरव्यू हटा दिया था यूपी टीजीटी में, लेकिन इस बार शायद नई शिक्षा नीति के अनुसार पुनः लागू कर दिया गया है। अब साक्षात्कार होंगे, तो जब साक्षात्कार के लिए आप जाते हैं तो वहाँ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछते, वैकल्पिक प्रश्न नहीं पूछते कि सूरदास की रचनाओं का नाम बता दीजिए या सूरदास किस काल के कवि है या कालखंडों के नाम बता दीजिए। वहाँ पे गहराई से आपके अध्ययन की जो गहराई है उसको वो मापने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो आपको ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो आपको शायद न आ रहे हों, तभी आएंगे जब आप इस तरीके से गहराई से अध्ययन किए रहेंगे। आज हमने बताया था कि हम ये पृष्ठभूमि, काल विभाजन की आवश्यकता और काल विभाजन का आधार, ये 3 पॉइंट पे आधार पे अध्ययन करेंगे आज की कक्षा में। लेकिन क्लास लंबी हो जाने से थोड़ी बोरियत महसूस होने लगती है विद्यार्थियों को, इसलिए हम काल विभाजन का आधार जो है अगली कक्षा में देखेंगे। हाँ, और आप लोग इसको चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जिन विद्यार्थियों तक यह नहीं पहुंच पाया है अभी तक, उन सभी विद्यार्थियों तक यह चैनल पहुंच जाए और ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुँचे। वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपने ज्ञान का वर्धन करें और अच्छी जानकारी लें, परीक्षा के लिए अच्छे प्रकार से वो भी तैयार हो सके और सफलता प्राप्त करें, इसी आशा के साथ। और आज की वीडियो आप लोग 2-3 बार देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं मतलब वो सब कर लीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।